हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 दिसंबर। तो आज हम 2 दिनों का वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हम करते हैं कोटेशन से, जो हमें पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो आज का कोटेशन है, अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। यानी कि जो भी इंसान अच्छा होता है, अगर वो अपने बुरे टाइम में, गलत टाइम में भी अच्छे से व्यवहार कर रहा है तो फिर वो एक रियल और वास्तव में एक अच्छा इंसान है। क्योंकि मान लीजिए आप गरीबी की अवस्था में जी रहे हो और उस समय में भी अगर आप अपनी ईमानदारी को मेंटेन बना करके रखे हुए हो, आप ईमानदार बने हुए हो, तो फिर आप एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी रखते हो। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि आपकी वही ईमानदारी आपको आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा फल दे जाएगा। तो आपको अपने लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना है अपोजिट टाइम में भी। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, वो आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाएगा आगे चल करके। तो इसको इम्प्लीमेंट करेगा अपने लाइफ में। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पे दोस्तों। सबसे पहला आज का प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री कौन अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो बताना है कि पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये कहाँ पे है? जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में, जो कि राजस्थान में है। देखिए इसके बारे में डिटेल में दोस्तों, यहाँ पे इस मूर्ति का अनावरण किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। राजस्थान के जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कितनी इसकी हाइट है इस प्रतिमा की? 11 फीट। आपके एग्जाम में सीधे ये पूछ सकता है। तो 11 फीट इसकी ऊंचाई है, जिसका अनावरण किया गया है कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में। और इसका वजन कितना है? 1100 किलो इसका वजन है, जो कि कई यानी कि मिश्र धातुओं से बना हुआ है। और इसे 8 फीट ऊंचे आसन पर रखा गया है, यानी कि चबूतरे पर रखा गया है। चबूतरा भी 8 फीट ऊंचा है। तो ध्यान दीजिए इसको दोस्तों, बात हो रहा है पटेल जी के बारे में। ओके, तो देखिए इन्हीं के लिए एक स्टैचू बनाया गया है, इन्हीं को समर्पित। नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। कब बनाया गया था? इसका शिलान्यास हुआ था 2013 में और बन करके तैयार हुआ। इसका उद्घाटन हुआ 2018 में। ये ईयर भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकता है। ये है कहाँ पे दोस्तों? ये स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पे है। कहाँ पे? साधु बेट नामक स्थान पे, जो कि नर्मदा नदी के टापू पे है। तो ध्यान देना है कि ये किस राज्य में बना है दोस्तों? ये गुजरात में बना हुआ है। गुजरात में यदि नदी पूछे कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो नर्मदा नदी के किनारे। ओके, यदि बांध पूछे कौन से बांध, तो सरदार सरोवर बांध। तो ध्यान दीजिएगा, 13 में शिलान्यास, 18 में उद्घाटन, सरदार सरोवर बांध के पास, जो कि नर्मदा नदी के तट पर है। ये गुजरात राज्य की बात हो रही है। ओके दोस्तों, और इस प्रतिमा की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वो अगर मीटर में देखेंगे तो 182 मीटर है और फीट में 597 फीट है। और यदि पूरा बेस ले करके आप ऐड करोगे आधार सहित तो 240 मीटर 790 फीट। आधार सहित नहीं पूछता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है मूर्ति का हाइट। तो ध्यान दीजिएगा, फीट में पूछे तो 597 और यदि मीटर में पूछे तो 182 मीटर है स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई। ओके दोस्तों, अब पटेल जी के बारे में भी कुछ देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी एग्जाम में आने का संभावना है। सरदार पटेल जी का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर को 1875 में। किस राज्य में? यही गुजरात में एक किसान फैमिली में हुआ था। ओके दोस्तों, और इनको क्यों आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? क्योंकि बिना किसी जंग से ये 562 रियासतों को भारत संघ में मिलवाए थे। कब? जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश में 562 छोटे छोटे राजाओं का एरिया था, उसको बोलते थे हम लोग रियासत। उन सबको मिला करके एक कंप्लीट भारत बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बिना किसी जंग के ये सबको एक साथ ला पाए, इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लौह पुरुष। ओके दोस्तों, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये हमारे भारत के पहले क्या बने थे? गृह मंत्री, और ये उप प्रधानमंत्री भी बने थे हमारे देश के। दोस्तों इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 31 अक्टूबर। और इन्होंने सभी राज्यों को, यानी कि जो भी रियासतें थी उनको मिला करके भारत को बनाया था। तो इसीलिए इनके डेट ऑफ बर्थ को, जो कि 31 अक्टूबर है, इसको एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी दिवस हमारे एग्जाम में बार बार पूछता है। तो ये है 31 अक्टूबर। पे बात हो रहा है 562 रियासतों को। इन्होंने 565 रियासतों को मिलाया था। तो इसमें से
तीन और कौन कौन से हुए दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख करके बता रहा हूँ। तीन ऐसी रियासतें थीं जो भारत में शामिल नहीं होना चाह रही थीं। एक कौन सा था? एक था जूनागढ़। कहाँ पे है ये? प्रेजेंट टाइम में गुजरात में है। और दूसरा क्या था? जम्मू कश्मीर था। ओके, जम्मू कश्मीर ये भी शामिल नहीं होना चाह रहा था। और एक तीसरा था हैदराबाद। तो इन तीनों लोगों को कैसे मिलाया गया दोस्तों? जूनागढ़ को मिलाया गया था जनमत संग्रह करा के। वहाँ पे लोगों में वोटिंग कराई गई तो लोगों ने कहा कि हमें भारत में रहना है, तब इसको शामिल किया गया जनमत संग्रह से। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था? विलय पत्र पे साइन कराया गया था वहाँ से। वहाँ के जो राजा थे वो इस पे साइन किए कि हाँ हम शामिल होने वाले हैं भारत में। और हैदराबाद तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था, तो वहाँ पे ज़बरदस्ती सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी थी। तो ये भी सब एग्जाम में पूछता है। कैसे पूछेगा एग्जाम में कि जनमत संग्रह से किस राज्य को भारत में मिलाया गया था, और 3-4 राज्यों का नाम दे देगा। तो जनमत संग्रह से जूनागढ़, विलय पत्र से जम्मू कश्मीर और सैनिक कार्रवाई से हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया गया था। इन सब में अहम योगदान किसका रहा है? पटेल जी का रहा है। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के पिछड़े जिलों के लिए 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि विश्व बैंक ने किस राज्य को दिया है 188.28 मिलियन डॉलर, किस चीज़ के लिए? उस राज्य के पिछड़े जिलों के उत्थान के लिए। दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये मिला है महाराष्ट्र को। किसको दिया गया है? महाराष्ट्र को दिया है विश्व बैंक। देखिए यहाँ पे विश्व बैंक ने महाराष्ट्र को पिछड़े जिलों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इतने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। ओके दोस्तों, और भारत में विश्व बैंक के प्रेजेंट टाइम में कौन है कंट्री डायरेक्टर? तो वो है अगस्टे तानो कौमे। ये भी इम्पोर्टेंट है। बात हो रहा है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस जी बने हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वो है सीपी राधाकृष्णन जी। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे बात हो रहा है विश्व बैंक का, जिसने दिया है, तो इसके बारे में भी देख लीजिए। विश्व बैंक क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देना। इसका सिद्धांत मेन है कि वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री पॉवर्टी, यानी कि पूरी दुनिया को गरीबी मुक्त बनाना है। लोगो वर्ल्ड बैंक का। तो ये भी पूछ सकता है कि ये लोगो किसका है, सिद्धांत किसका है? तो दोस्तों ये विश्व बैंक का है। स्थापना हुआ था 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? यूएसए में, यूएसए के वाशिंगटन डीसी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आता रहता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? यानी कि आपको बताना है कि 2024 का जो ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड है ये किस देश को मिला है। दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये मिला है अपने प्यारे भारत को। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे अवार्ड मिला है। कहाँ पे मिला है? ये रियाद सऊदी अरब में मिला है। क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा मंच में एशिया और प्रशांत 2024 के इंटरनेशनल, इसको क्या बोलते हैं? ISSA को सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, इसका जो गुड प्रैक्टिस अवार्ड है ये मिला है अपने प्यारे भारत को। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन का, तो इसके बारे में भी देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों। ISSA अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ, यह राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रशासन और एजेंसियों को एक साथ लाता है। ISSA कब बना था? ये गठन हुआ था 1927 में। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड देश में है। और ये स्विट्जरलैंड में वहाँ पे स्थित है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और जानने को मिल गया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों ISSA के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो वो है डॉक्टर मोहम्मद अजमान। कौन है? डॉक्टर मोहम्मद अजमान है ISSA के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना है? तो बताना है कि जो 30वें नंबर का कोलकाता का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसमें फोकस देश कौन सा रहा है? तो सामने दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, तो फोकस देश इसमें से है फ्रांस। बी फ्रांस है इसमें फोकस देश। देखिए इसके बारे में दोस्तों, फ्रांस को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रमुख स्थान मिलेगा। यहाँ पे फ्रांस की फिल्मों पर
खास ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस दौरान टोटल 127 फीचर फिल्में के साथ साथ 28 शॉर्ट और डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी और यह महोत्सव कोलकाता के 20 अलग अलग स्थानों पे होने वाला है। दोस्तों कौन हुआ है फोकस देश इस बार? फ्रांस। तो इसके बारे में भी देख लीजिए। राजधानी क्या है इसकी? पेरिस है। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो है, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। दोस्तों फ्रांस से रिलेटेड हमारे एग्जाम में बार बार पूछता है इसकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों 1789 में हुआ था। ओके, और इससे क्या फ़ायदा हुआ था? दुनिया को, वर्ल्ड को क्या मिला था? लोकतंत्र का अवधारणा मिला था और इस क्रांति में नारा दिया गया था स्वतंत्रता का, समानता का और बंधुत्व का। ये पूरे देश, पूरे विश्व में फैला था पहली बार इसी क्रांति के बाद से, और मानव अधिकारों की अवधारणा को यही जो क्रांति है बढ़ाया था। इससे हमारे भारत के जो भी उस समय सेनानी थे वो बहुत प्रभावित हुए थे और यहाँ से बहुत कुछ सीख करके भारत में इम्प्लीमेंट किए थे। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है क्रांति 1789। ओके, इसमें ये हुई है। दोस्तों चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है? हाल ही में कृष्णवेणी संगीत निर्गमन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो किसका है ये दूसरा संस्करण कृष्णवेणी संगीत निर्गमन का? तो सामने यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है डी, विजयवाड़ा में। कहाँ पे हो रहा है? विजयवाड़ा में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए इसके बारे में दोस्तों, कृष्णवेणी संगीत निर्जनम 2024 विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ है। और कृष्णवेणी संगीत निर्जनम का उद्घाटन कौन किया है? दोस्तों केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? सुरेश गोपी। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और ये आंध्र प्रदेश के 3 जगहों पे अलग अलग हो रहा है। दोस्तों देखिए कौन कौन सा जगह है वो। कृष्णा नदी के तट पर जो दुर्गा घाट है वहाँ पे श्री दुर्गा मल्लेश्वरी स्वामी वाला मंदिर है, वहाँ पे हो रहा है। और विजयवाड़ा में ही तुमला पल्लीवारी क्षेत्र का जो कला क्षेत्रम सभागार है वहाँ पे आयोजित हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे ये क्यों बताया जा रहा है आपको? क्योंकि आपके एग्जाम में इस मंदिर के बारे में सीधे एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा श्री दुर्गा मल्लेश्वरी स्वामी वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको बताया है इसको। इस उत्सव का उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है? लोगों को इन स्थलों पर जाने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि इन क्षेत्रों में क्या फ़ायदा हो, स्थानीय पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिले। दोस्तों ये जो कार्यक्रम है ये कितने दिनों का है? 3 दिन का कार्यक्रम है। दोस्तों जो भी कार्यक्रम होता है वो कितने दिन का होता है, अब ये हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था एएलपी का 2024 का जो स्टेज 1 था, उसमें ऐसे दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। देखिए वो कैसे आया था, हम आपके लिए यहाँ पे उसको लेकर के आए हैं। देखिए दोस्तों ये 2024 का है, एएलपी का पेपर है। ये 28 तारीख को पेपर हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। यहाँ पे देखिए पूछा क्या है। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये नवंबर में पेपर हो रहा है और क्वेश्चन आ गया है जो दिसंबर में होने वाला है, यानी कि जो करंट अफेयर फ्यूचर का है उससे भी अब एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे हैं। और देखिए पूछा कैसा है कि दिसंबर 2024 में जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव होगा वो कितने दिनों तक चलेगा, मनाया जाएगा? देखिए 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, तो 3 दिन के लिए, यानी कि फ्यूचर का भी क्वेश्चन आ रहा है और कितना डीप आ रहा है आप ये देखिए। तो अब ये भी जानना जरूरी है कि कोई भी कार्यक्रम जो इम्पोर्टेंट है वो 2 दिन चल रहा है, 10 दिन चल रहा है, 5 दिन चल रहा है, इसको भी अच्छे से देखने की ज़रूरत अब हो गई है। ओके दोस्तों, अभी तक ये चीज़ कोई फोकस नहीं कर रहा था, यही वजह है कि जिस विद्यार्थी ने मुझे ये भेजा है वो इसको अटेम्प्ट यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि इतना डीप कोई नहीं पढ़ाता है। तो अब हम इसको भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ओके चलिए दोस्तों चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो जो ये भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक है ये किस आईआईटी ने बनाया है आपको बताना है। दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। कौन बनाया है? आईआईटी मद्रास। देखिए यहाँ पे ये इंडिया का पहला क्या है? हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक है, जो कि कौन बनाया है? आईआईटी मद्रास। दोस्तों ये कितने मीटर का है?
410 मीटर। आपके एग्जाम में सीधे ये पूछ सकता है कि जो भी बना है इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, उसकी लंबाई कितनी है, सीधे ये आ सकता है एग्जाम में। तो 410 मीटर है। ओके दोस्तों, भारतीय रेलवे के सहयोग से बनाया है IIT मद्रास। और दोस्तों इसमें जो गति है वो कितनी सुझाई गई है, 360 किलोमीटर प्रति घंटा या 100 मीटर प्रति सेकेंड, ये सुझाई गई है इसमें गति। जबकि हाइपरलूप ट्रेन की जो अधिकतम गति होगी वो क्या होगी, 1100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। ओके, और दोस्तों बात हो रहा है हाइपरलूप का, तो ये हाइपरलूप होता क्या है। हाइपरलूप एक हाई स्पीड परिवहन प्रणाली है जिसमें यात्री कम दाब वाली नालियों से यात्रा करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो वायु प्रतिरोध होता है और जो घर्षण होता है उसको कम करके अविश्वसनीय रूप से तेज यात्रा किया जा सके। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, INS तुशील को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, यह किस देश द्वारा निर्मित है। तो ये बताना है कि जो INS तुशील है जो भारतीय नौसेना में शामिल हो रहा है, कौन सा देश इसको बनाया है। सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो ये बनाया गया है बी, रूस के द्वारा बनाया गया है INS तुशील को। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं इसके बारे में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते हैं। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर के आएँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में क्या डिटेल है। INS तुशील एक रूसी निर्मित क्या है, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, रूस के कालिनिनग्राद में। ओके, वहाँ पे कौन थे, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना के प्रमुख एडमिरल कौन है, दिनेश त्रिपाठी। और इन्हीं के साथ साथ और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पे उपस्थित थे भारतीय नौसेना के। और दोस्तों ये जो डील हुआ है ये पहली बार 2016 में भारत और रूस के बीच में हुआ था। उसका उद्देश्य क्या रहा है, भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाना है। और ये जो INS तुशील है इसमें 26% स्वदेशी सामग्री शामिल है। कौन कौन मिलकर के बना रहा है, ब्रह्मोस एरोस्पेस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों ये जो INS तुशील है इसकी क्वालिटी ये है कि ये 3900 टन वजनी है और 125 मीटर लंबा है। इससे फ़ायदा होगा कि ये बेहतर स्टेल्थ और स्थिरता प्रदान करेगा। दोस्तों बात हो रहा है नौसेना का, तो नौसेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। ये दिवस भी बार बार एग्जाम में पूछता रहता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। चलिए दोस्तों चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है, यानी कि अब किस डेट को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो अब से मनाया जाएगा 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस। देखिए इसके बारे में दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा स्वप्रायोजन एक मसौदा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। यानी कि भारत ने ऐसा मसौदा प्रस्तुत किया था कि इस डेट को हम लोग मनाएंगे विश्व ध्यान दिवस, तो उसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हरी झंडी दिखा दी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भारत का अगर कोई प्रस्ताव है तो उसको विश्व लेवल पे माना जा रहा है। तो अब 21 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ठीक 6 महीने बाद आता है, यानी कि योग दिवस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। कब है ये, 21 जून को मनाया जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना कब से स्टार्ट किया गया था, 2014 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। इसमें भी भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। तो ये इम्पोर्टेंट है दोनों दिवस। कौन सा, विश्व ध्यान दिवस यानी कि मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। और यहाँ पे दूसरा दिवस है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किस भारतीय ड्राइवर ने फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स रेस जीता है, यानी कि जो 2024 का फार्मूला 2 रेस है, बताना है कि किस भारतीय ड्राइवर ने जीता है। दोस्तों सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये जीते हैं भारत के कुश मैनी जी। कौन जीते हैं, कुश मैनी। देखिए इसके बारे में दोस्तों, ये इनकी फोटो है यहाँ पे। भारतीय रेसर कुश मैनी ने कहाँ पे जीते हैं, ये आबू धाबी में फार्मूला 2 कंस्ट्रक्शंस चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। और दोस्तों इसी के साथ ये जो कुश हैं जूनियर फार्मूला के इस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय बन गए हैं, यानी कि इनसे पहले कोई भी इस चैंपियनशिप को नहीं जीता है। तो ये भारत के पहले विजेता बन चुके हैं। नाम है
कुसमैनी। ओके दोस्तों, ये कहाँ पे हुआ है? चैंपियनशिप आबू धाबी में, ये इनकी फ़ोटो है। ओके दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, अच्छा या बुरा, जैसा भी लगा हो आप खुल करके कमेंट कर सकते हैं। आपका एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।